ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 43। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। ध्रुव इस वक्त वॉशरूम में मौजूद था। वहीं श्रेष्ठा फोन पर ध्रुवंश के फोटो को छूते हुए अपनी ममता को अंदर दबाए जा रही थी। श्रेष्ठा की आंखों में इस वक्त ध्रुवंश को देखने की बेचैनी और तड़प थी। वो ध्रुवंश के छोटे से मासूम चेहरे में डूबी हुई थी कि उसके फ़ोन पर दर्श का नाम फ्लैश होने लगता है। नाम देखते ही श्रेष्ठा के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो तुरंत कॉल को कट कर देती है। कुछ देर बाद फिर से दर्श का कॉल आने लगता है। 4-5 बार जब दर्श का कॉल आते रहता है तो श्रेष्ठा एक नज़र वॉशरूम की ओर देखकर बालकनी की तरफ जाती है। फिर बालकनी को लॉक करके कॉल को रिसीव करते ही सीधे गुस्से से कहती है, मैं कॉल कट कर रही हूँ तो एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दर्श की उधर से चिंता भरी आवाज़ आती है, आदित्य की कंडीशन कैसी है? श्रेष्ठा नाराज़गी से जवाब देती है, आदित्य की जो कंडीशन है वो तुमने ही की है, तो अब हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते ही श्रेष्ठा कॉल कट कर देती है। श्रेष्ठा बालकनी से कमरे में आती है तो देखती है कि ध्रुव खोया हुआ शर्ट पहन रहा था। श्रेष्ठा आगे बढ़कर फ़ोन को बेड पर फेंककर ध्रुव के आगे खड़ी होकर उसकी शर्ट के बटन लगाने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता। एक कमरे में आदित्य बेड पर लेटा था। उसके सीने पर पट्टी बंधी हुई थी। सौरभ उसके पास बैठा हुआ था, आदित्य की रिपोर्ट्स को देख रहा था। ध्रुव और श्रेष्ठा अंदर आते हैं। ध्रुव सौरभ के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या कंडीशन है सौरभ? सौरभ रिपोर्ट्स को देखकर टेबल पर रखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक तो आदि को होश आ जाना चाहिए था। बोलते हुए सौरभ आदित्य को देखता है। ध्रुव और श्रेष्ठा भी आदित्य को देखते हैं। सौरभ आदित्य को देखते हुए कहता है, दादी ने अभी कॉल किया था। भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। रात भर वो रोती रहती हैं। अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो हो सकता है कि भाभी को फिर से सदमा लग जाए। वैसे भी उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। ध्रुव और श्रेष्ठा खामोश से सौरभ की बातों को सुनते हैं। सिंघानिया विला। काव्या फर्श पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। बिखरे बालों से ही उसका चेहरा ढका हुआ था। काव्या के आसपास मंगलसूत्र की मोतियां बिखरी पड़ी थी। काव्या की आंखें इस वक्त बंद थीं। बंद होते हुए भी उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। उसके हिलते होंठ पर सिर्फ आदित्य का नाम था। बस कुछ दिन की दूरी को महसूस करते ही काव्या की हालत ऐसी ख़राब हो गई कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि उसके बच्चे भी हैं। काव्या जब कमरे से बाहर नहीं निकली तो विशाखा देखने के लिए आई। काव्या की हालत देख वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। काव्या मंगलसूत्र के एक एक मोतियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मोती इतने ज़्यादा छोटे थे कि उससे वो हो ही नहीं पा रहा था। इस वजह से वो रो भी रही थी। विशाखा ने आगे बढ़कर काव्या को आवाज़ दी, पर काव्या को कोई होश ही नहीं था। वो तो बस मोतियों को जोड़ने में लगी हुई थी। वहीं अव्यान, आव्या और ध्रुवंश बस काव्या को देख रहे थे। विशाखा को ये तुरंत समझ आ जाता है कि काव्या के अंदर डर पैदा हो चुका है, जिसे ख़त्म करना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो तीनों बच्चों को ले जाती हैं। दूसरे दिन तो काव्या खुद को रूम में लॉक कर लेती है। काव्या रोज़ आदित्य को कॉल करने की कोशिश करती, पर आदित्य का ना ही कॉल लगता और ना ही उसका अता पता था, जिस कारण काव्या फिर एक बार अपने बीते दर्दों में चली गई। काव्या के नॉर्मल रहने का कारण सिर्फ आदित्य है। अगर गलती से भी आदित्य को कुछ हुआ तो काव्या की ज़िंदगी में जीने की चाह ही ख़त्म हो जाएगी। काव्या की हेल्थ कंडीशन में जो सुधार आया था वो बस आदित्य के रहने से। जैसे पेड़ की पत्ती जब पेड़ में रहती है तो हरी भरी रहती है, लेकिन जैसे ही पेड़ के साथ छूट जाए तो मुरझाकर सूखे पत्ते में तब्दील हो जाती है। काव्या भी उसी पेड़ की पत्ती की तरह है जो सिर्फ आदित्य के सहारे जी रही है, वरना वो तो उसी वक्त मर गई होती जब उसके माँ पापा के बाद उसकी दादी का अंत हुआ था। और 2 दिन ऐसे ही बीत गए। शाम के वक्त सौरभ आदित्य की दवाई को चेक कर रहा था। ध्रुव और श्रेष्ठा भी उसी कमरे में मौजूद थे। कुछ सोचकर सौरभ बेड की ओर देखता है तो उसकी नज़र आदित्य के हिलती पलकों पर पड़ती है। सौरभ जल्दी से आगे बढ़कर आदित्य को चेक करता है। उंगली हिलाते हुए आदित्य के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाइफी। लेकिन वो भी ऑक्सीजन मास्क में दब जाता है। सौरभ आदित्य को चेक करते हुए कहता है, आदि को होश आ गया है। ये सुनते ही ध्रुव तुरंत उठकर आदित्य के पास जाता है। श्रेष्ठा भी उसके पास चली जाती है। आदित्य धीरे धीरे अपनी पलकें हिलाते हुए अपनी आंखें खोलता है।
आंखें खुलते ही उसके सामने सौरभ, ध्रुव और श्रेष्ठा का चेहरा दिखता है। आदित्य नजरें घुमाए कमरे को देखता है। अनजान जगह को देख आदित्य को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। जैसे ही उसे कुछ याद आता है वो अपने सीने पर हाथ रखकर चेक करता है। अब उसके सीने पर बैंडेज नहीं बंधा था, बल्कि बस एक छोटा सा कॉटन और बैंडेज था। आदित्य को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। ये एहसास होते ही वो झट से ध्रुव से पूछता है, कितने दिन हुए? ध्रुव शांति से जवाब देता है, 9 दिन। आदित्य के मुंह से अचानक निकलता है, ओह शिट। बोलते ही वो बेड से उठने लगता है। सौरभ उसे रोकते हुए, आदि रुक, तू ये क्या कर रहा है? ध्रुव भी आगे बढ़कर कहता है, हाँ आदित्य तुम। उसके इतना बोलते ही आदित्य फ़ोन ढूंढते हुए कहता है, मेरा फ़ोन कहाँ है? ध्रुव ड्रॉर से फ़ोन निकलकर आदित्य को देता है। आदित्य लॉक खोलता है। उसके फ़ोन पर काव्या के 5000 से भी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थे। ये देखकर आदित्य के दिल में दर्द सा बैठ जाता है। आदित्य अपने शरीर पर लगा हुआ सब कुछ हटाता है, फिर तुरंत भागते हुए कमरे से निकलने लगता है। सौरभ, ध्रुव और श्रेष्ठा भी इसके पीछे जाने लगते हैं। आदित्य के चलने की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इन हफ्तों में वो कमज़ोर हो चुका था। सौरभ और ध्रुव दोनों आदित्य का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त आदित्य को सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आदित्य, ध्रुव और श्रेष्ठा कार में बैठ जाते हैं। सौरभ बाहर से कहता है, पहुंचकर एक बार कॉल करना। ध्रुव हाँ में सिर हिला देता है। कार अब वहाँ से निकल जाती है। ध्रुव आदित्य के कंधे पर हाथ रख के कहता है, आदित्य तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में आने की, और तुमने मुझे मिस्टर बॉस को मारने से क्यों रोका? आदित्य बेचैन होकर फ़ोन को देखते हुए बोलता है, तुमने वाइफी या घर वालों को कुछ बताया तो नहीं? ध्रुव आदित्य की बेचैनी को देखते हुए कहता है, किसी को नहीं पता है। हम हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें लेकर जाने वाले थे, पर बाहर मीडिया खड़ी थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी सौरभ हमें मिल गया। आदित्य ने गौर से ध्रुव की आवाज़ नहीं सुनी थी। वो तो बस अपनी बेचैनी में था। कार चली रही थी, तभी बहुत सारी कार उनकी कार को घेर लेते हैं। आदित्य बाहर देखता है तो उसके मुंह से एकाएक निकलता है, ये यहाँ क्या करने आया है? ध्रुव और श्रेष्ठा भी आगे देखते हैं। सामने दर्श माफिया गैंग के साथ खड़ा था। दर्श को देखते ही ध्रुव का गुस्सा चेहरे पर दिखने लगता है। दर्श आगे बढ़कर कार की बैक सीट की ओर जाकर दरवाज़ा खोलता है। आदित्य उसे देखने लगता है। दर्श आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो आदित्य, मैं तो डर ही गया था। एक्चुअली तुम पर जो बुलेट चली थी वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें पॉइजन था। आदित्य उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। दर्श ये देख ध्रुव की ओर देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर इन्वेस्टिगेट करवाया आदित्य, जिस पर ध्रुव की बेगुनाही मिली। आई एम सॉरी, मेरी गलत फहमी की वजह से तुम सबको इतनी तकलीफ हुई। बोलते ही दर्श एक नज़र श्रेष्ठा की ओर देखता है। ध्रुव को जब ये एहसास होता है तो वो श्रेष्ठा को छुपा लेता है। दर्श मुस्कुराते हुए कहता है, गुड बाय महबूबा, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर कभी नहीं आऊँगा। ध्रुव झट से बीच में ही कहता है, कोशिश भी मत करना, और अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो हम जाएं, हमें लेट हो रहा है। दर्श ओके बोलकर कार के दरवाजे को बंद करके पीछे हो जाता है। अब उनकी कार वहां से चली जाती है। रात के करीब 2 बजे कार सिंघानिया विला के बाहर रुकती है। कार रुकते ही आदित्य भागकर अंदर जाता है। उसे ऐसे देख ध्रुव और श्रेष्ठा दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। आदित्य कमरे के बाहर नज़र भर के बंद कमरे को देखता है। आदित्य अपने फ़ोन से काव्या के नंबर पर कॉल करता है। वैसे तो उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी जब काव्या कॉल रिसीव नहीं करती तो आदित्य स्टडी रूम की ओर जाता है। वो इस वक्त भी काव्या को कॉल लगा रहा था। आदित्य अपने कमरे की चाबी लेकर कमरे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक काव्या कॉल रिसीव करती है। आदित्य के कदम एकदम से ठहर जाते हैं। आदित्य चुपचाप सा काव्या को सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आती। आदित्य धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, वाइफी। बस ये शब्द ही कहना था कि काव्या की फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। आदित्य घबरा सा जाता है। वो जल्दी से कमरे की ओर जाकर लॉक खोलता है और तुरंत अंदर जाता है। अंदर पूरा अंधेरा था और कमरे में बस काव्या के रोने की आवाज़ आ रही थी। आदित्य जल्दी से लाइट जलाता है। रोशनी होते ही काव्या को देख आदित्य का दिल जैसे दर्द से भर जाता है। आदित्य धीरे कदमों से काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। काव्या अभी भी पेट के बल फर्श पर लेटी थी। उसके पास आदित्य की तस्वीर थी जिसे वो छूते हुए रो रही थी। उसे अब तक ये नहीं पता था कि आदित्य उसके करीब है। एहसास भले ही हो चुका हो, पर दर्द के मंजर में वो इस कदर डूब गई कि उसे किसी बात का होश नहीं था। आदित्य काव्या को अब आवाज़ देता है, वाइफी। काव्या आवाज़ को सुन और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है।
आदित्य भी अब काव्या के पास ज़मीन पर लेटकर उसे बाहों में भर लेता है। उसकी बाहों में भरते ही काव्या आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। काव्या रोते हुए कहने लगती है, प्लीज़ वापस आ जाइए मिस्टर हस्बैंड, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? काव्या को आदित्य का होना अब भी भ्रम लग रहा था, जो वो रोज़ महसूस करती है। आदित्य उसके भ्रम में रोज़ आकर उसे गले लगाता है। आदित्य काव्या को टाइटली पकड़कर कहता है, मैं वापस आ गया हूँ वाइफी, आइंदा मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। इस बार काव्या कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। आदित्य अब काव्या को उठाकर बेड पर लिटाता है। काव्या की आंखें इस वक्त बंद थीं। बंद आंखों से ही उसके आंसू बहते जा रहे थे। काव्या को आदित्य का होना अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। आदित्य काव्या की हालत को देखकर अपनी शर्ट उतारकर काव्या के ऊपर आ जाता है। वो काव्या की साड़ी को भी उतारकर फेंक देता है। आदित्य काव्या के हर एक शरीर के अंग को होठों से छूने लगता है। हर छुअन के साथ वो काव्या को अपने होने का एहसास दिला रहा था। काव्या आदित्य के होठों की छुअन को महसूस करके रोना बंद करके सिसकने लगती है। आदित्य काव्या को थोड़ा उठाकर ब्लाउज के बटन खोलता है और फिर से उसकी गर्दन से होते हुए किस करने लगता है। काव्या आदित्य की पीठ पर अपने हाथ कस लेती है। आदित्य किस करते करते ही काव्या के सारे कपड़ों को उसके शरीर से अलग करता है और खुद के कपड़े भी उतारकर काव्या और अपने ऊपर चादर डाल लेता है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हारा कोई भ्रम नहीं हूँ वाइफी, मैं तुम्हारे करीब हूँ। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोल आदित्य की आंखों में देखते हुए फिर एक बार आंसू बहाकर कहती है, रोज़ आप हमसे यही बोलते हैं और फिर सुबह होते ही हमसे दूर चले जाते हैं। बस आपका अक्स इन अंधेरों में दिखते हैं। इतना बोलते ही काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि आदित्य काव्या को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए काव्या के अंदर एंटर कर चुका था। आदित्य काव्या को प्यार करते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, मैं अब भी हूँ और सुबह भी रहूँगा। काव्या कसकर आदित्य की पीठ को जकड़ लेती है। हालांकि प्यार करते हुए आदित्य के सीने पर प्रेशर से खून बहने लगा था, लेकिन आदित्य को पता था कि काव्या को ठीक करने के लिए उसका प्यार करना बहुत ज़रूरी था। बेचैनी भरी रात खत्म होकर एक नई सुबह की शुरुआत होती है। नींद से पलकें उठाता हुआ आदित्य अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही आदित्य की नज़र अपनी बाहों में सो रही काव्या पर पड़ती है। काव्या का चेहरा दर्द से मुरझाया हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कितने महीनों से बीमार हो। आदित्य झुककर काव्या के माथे को चूमकर अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और अपनी शर्ट लेकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। वैसे तो आदित्य ने काव्या को प्यार करते हुए 4 बजे छोड़ा, जिसके बाद वो काव्या के साथ खुद भी फ्रेश हो चुका था, क्योंकि उसके सीने से निकलते खून से दोनों ही सन चुके थे। आदित्य वॉशरूम में शावर लेकर अपने सीने पर दवाई लगाने लगता है। दवाई लगाने के बाद आदित्य शर्ट को पहनकर कुछ सोचते हुए बटन्स लगाने लगता है। वहीं कमरे में काव्या की आंखें भी थकावट की वजह से धीरे से खुलती हैं। काव्या की आंखें खुलते ही आदित्य को ढूंढने लगती हैं। बेड को खाली देखकर काव्या को रात की सारी घटना एक सपने जैसी लगती है। वो सपना जो इन 9 दिनों में रोज़ वो देखा करती थी। काव्या रात को रोती तो आदित्य उसके पास आता और सुबह होते ही गायब हो जाता, जैसे आज हुआ। काव्या सामने देखते हुए फिर से रोने लगी। उसे इस वक्त बस आदित्य की तलब थी। आदित्य जो भी वॉशरूम से बाहर निकला, वो काव्या के रोने की आवाज़ सुन जल्दी से उसके पास जाता है। आदित्य काव्या को अपनी ओर पलटकर बोलता है, वाइफी वाइफी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आदित्य को देख काव्या को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आदित्य के चेहरे को छूने लगती है। आदित्य को महसूस करते ही काव्या का रोना बंद हो जाता है और वो झटके से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य काव्या के बालों पर हाथ रख के सहलाने लगता है। काव्या खामोशी से आदित्य के गले लगे रहती है। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर चला जाता है और उसे नहलाकर बाथरोब पहनाकर बाहर लाता है। काव्या चुपचाप बस आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य काव्या को छोड़कर कबर्ड की ओर जाने लगता है, तभी काव्या आदित्य के हाथ को पकड़ लेती है। आदित्य मुड़कर कुछ पल काव्या के हाथ को देखता है, फिर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए काव्या को साथ में कबर्ड की ओर लेकर जाता है। काव्या की नज़रें बस आदित्य के चेहरे पर टिकी हुई थी। आदित्य एक हाथ से काव्या का हाथ थामे हुए था और दूसरे हाथ से कबर्ड से काव्या के लिए कपड़े निकाल रहा था। एक लाइट पिंक कलर की साड़ी जिसमें गोल्डन कलर की मोतियां लगी थी, वो साड़ी आदित्य निकालकर काव्या को आईने के सामने अपनी ओर करके खड़ा करता है। आदित्य काव्या के बाथरोब की नॉट खोलकर बाथरोब को उसके शरीर से अलग करता है, फिर खुद काव्या के ब्लाउज और पेटीकोट पहना देता है। उसके बाद ही आदित्य
काव्या को साड़ी पहनाने लगता है। काव्या खामोशी से बस आदित्य के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। साड़ी अच्छे से पहनाने के बाद आदित्य अब काव्या को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देता है। वो काव्या के बालों को संवारे, ड्रॉर से सिंदूर और दूसरा मंगलसूत्र निकालकर पहना देता है। काव्या आईने से आदित्य को देखती रहती है। आदित्य अब काव्या को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या का ध्यान बस आदित्य के चेहरे पर था। वो इन 9 दिनों की दूरी में आदित्य को ना देखने की कसर आज पूरी कर रही थी। हॉल में पहुंचते ही सबकी नज़र आदित्य पर पड़ती है। ध्रुव घोड़ा बना हुआ आव्या और ध्रुवंश को बैठाकर हॉल में चल रहा था। वैसे तो ध्रुव ने घर वालों को सच्चाई तो नहीं बताई थी, पर बहाना करते हुए कुछ बता दिया था। आव्या जब आदित्य और काव्या को देखती है तो जल्दी से ध्रुवंश की पीठ से नीचे उतरकर उसकी ओर जाती है। अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ाए गिरती पड़ती हुई आदित्य के पैर से लिपट जाती है। आव्या का मुंह से कुछ आवाज़ें भी निकलती हैं, ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं, पर वो माँ और पापा ही बोल रही थी। आदित्य काव्या को गोद से उतारकर आव्या को गोद में ले लेता है और उसके गाल पर किस करके कहता है, बहुत मिस किया तुमने मुझे रैबिट। आव्या आदित्य के गले लग जाती है, जिसे देख सभी थोड़े इमोशनल से हो जाते हैं। कुछ पल में आदित्य को अपने पैरों पर किसी की पकड़न महसूस होती है। आदित्य नीचे देखता है तो अव्यान था। आदित्य अव्यान को भी गोद में उठा लेता है। उसके ये करते ही अव्यान भी आदित्य को गले लगा लेता है। आदित्य दोनों के माथे को चूमकर गले लगा लेता है। काव्या का ध्यान किसी पर भी नहीं था सिवाय आदित्य के। आदित्य दोनों को नीचे उतारे काव्या को डाइनिंग टेबल पर बिठाता है। सभी बच्चों को सपना ने नाश्ता करवा दिया था। प्रीत तो अपनी बेटी के साथ कमरे में ही थी। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। काव्या नाश्ता नहीं कर रही थी, वो तो बस आदित्य को देख रही थी। सभी ने ये बात नोटिस की थी। आदित्य का ध्यान भी जब काव्या पर जाता है तो वो काव्या की ओर एक निवाला बढ़ा देता है। काव्या चुपचाप से खा लेती है। काव्या इतनी ज़्यादा चुप थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ हो ही ना। इसी बीच अरुणी देवी कहती हैं, आदि हमें नहीं लगता कि काव्या ठीक है, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। आपको याद है ना, 5 दिन बाद अव्यान, आव्या और ध्रुवंश का पहला जन्मदिन है। आदित्य बस हाँ में सिर हिला देता है। अरुणी देवी थोड़ी नाराज़गी से कहती हैं, आदि जब आपको पता है कि काव्या की फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी आप इस तरह उन्हें छोड़कर क्यों जाते हैं? वजह कुछ भी रहे, आपको एक बार काव्या के बारे में सोचना चाहिए। आपके ना रहने पर उनकी जो हालत होती है, पता भी है हमें ये देखकर कितनी तकलीफ होती है। काव्या आपके बिना नहीं जी सकती। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर कोई भी काम कीजिए। ये सब सुनते हुए सबकी नज़र काव्या पर चली जाती है, जो अब भी आदित्य को ही देख रही थी। उसे तो किसी की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही थी। आदित्य फिर एक बार हाँ में सिर हिला देता है। कुछ पल बाद सबका नाश्ता हो जाता है तो आदित्य और काव्या हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। राठौर विला में अनन्या कपड़ों को समेटकर कबर्ड में रख रही थी। उसी वक्त प्रियंश भी वॉशरूम से सिर्फ एक टॉवल में बाहर आता है। प्रियंश कबर्ड की ओर बढ़कर अनन्या के पीछे खड़े होकर अपनी शर्ट निकालने लगता है। प्रियंश के ऐसे अचानक आने और उसके इतने करीब खड़े होने से अनन्या की धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती हैं। इस बात से अनजान प्रियंश कबर्ड पर चेक करते हुए कहता है, अनन्या, मैंने ब्लैक कलर की शर्ट यहाँ रखी थी, कहाँ चली गई? प्रियंश चेक करते हुए अनन्या से पूरी तरह से सट जाता है। उसका नेक्ड सीना अनन्या की पीठ पर लग रहा था। अनन्या का ब्लाउज इस तरह की थी कि उसकी पीठ पूरी दिख रही थी। अनन्या खुद की धड़कनों को संभालते हुए कहती है, हाँ रुकिए, मैं देखती हूँ। बोलते ही अनन्या ढूंढने लगती है। प्रियंश अब भी वैसा ही खड़ा था। अनन्या को जैसे ही शर्ट मिलती है वो पीछे मुड़कर देने लगती है। तभी वो प्रियंश को सिर्फ टॉवल में देख नज़रें झुका लेती है। उसके गाल भी शर्म से लाल हो जाते हैं। अनन्या नज़रें झुकाई ही प्रियंश के आगे शर्ट बढ़ा देती है। प्रियंश अनन्या से शर्ट लेता है। वो जाने को होता ही है कि उसकी नज़र अनन्या के शर्माते हुए चेहरे पर पड़ती है। इस वजह से वो रुककर थोड़ा मुस्कुराता है। फिर एक तरफ से कबर्ड बंद करके प्रियंश अपने हाथ उस पर टिका लेता है। प्रियंश अनन्या के बहुत करीब जाकर अनन्या की चिन को पकड़कर ऊपर करता है। अनन्या प्रियंश को देखने लगती है। प्रियंश अनन्या की कमर को पकड़कर अपने आप से सटा लेता है, जिससे अनन्या अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। प्रियंश अनन्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अनन्या, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हैं? अनन्या इधर से उधर देखते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, मेरे गाल पर वो मेरे। बोलते बोलते अनन्या रुक जाती है। प्रियंश की सांसें अनन्या के चेहरे पर टकरा रही थी, जिससे अनन्या को बेचैनी हो रही थी। प्रियंश अनन्या की कमर से हाथ हटाए उसके गाल को रब करते हुए कहता है,
कहीं मच्छर ने तो नहीं काट लिया। ये सुनकर अनन्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। अनन्या की बचकानी हरकत से प्रियंश उसे कबर्ड से सटाकर फिर एक बार उसकी कमर पर हाथ रखता है, फिर अपनी ओर खींचकर उसके कान के पास कहता है, शायद तुम्हारे गाल बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए तो मच्छर से रहा नहीं गया, और अब मुझे भी तुम्हारे गालों को टेस्ट करने का मन कर रहा है। बोलते ही प्रियंश अनन्या के गाल को देखने लगता है, फिर धीरे से बढ़कर उसके गाल को काटने लगता है। अनन्या एकदम से सिहरते हुए प्रियंश की कमर को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। प्रियंश अनन्या के गाल को अपने दांतों से खींचते हुए छोड़ता है, फिर धीरे से उसके गाल पर किस कर लेता है। प्रियंश अब फिर एक बार अनन्या के कान में जाकर कहता है, उम्मीद से ज़्यादा टेस्टी है, संभल कर रहा करो। देखते ही प्रियंश मुस्कुराते हुए अनन्या को छोड़कर अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब प्रियंश की मौजूदगी का एहसास अनन्या को नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोले सामने देखती है। सामने कोई नहीं था, बस एक वीरान से कमरे के सिवाय। अनन्या धीरे से अपने गाल को छूती है तो उसे प्रियंश का एहसास होता है। एहसास होते ही अनन्या फिर एक बार सिहर उठती है, फिर अचानक ही उसके होठों पर प्रियंश के एहसासों से भरी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रात के वक्त अव्यान और आव्या एक साइड पर सोए थे। साइड में इस तरह से बनाया गया था जिससे नीचे न गिर जाएं। काव्या अब तक जाग रही थी और अभी बस आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, सो जाओ वाइफी, और कब तक मुझे देखती रहोगी। कुछ देर तक तो काव्या कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो धीरे से कहती है, मैं आंखें बंद करूंगी तो आप मुझसे दूर चले जाएंगे। बोलते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, श्श, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़कर जाने की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। काव्या रोते हुए आदित्य के सीने से लगकर कहती है, मैंने आपको इतने कॉल्स किए, आपने एक बार भी रिसीव नहीं किया। आपको पता है मेरा मंगलसूत्र टूट गया था और सिंदूर भी गिर गया। मैं बहुत डर गई थी, आप मुझे बताकर क्यों नहीं गए। आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी, अचानक क्लाइंट ने मीटिंग रख दी, मैं बताना भूल गया, और उसके बाद तो काम में इतना ज़्यादा बिजी रहा कि मुझे याद ही नहीं रहा। आई एम सॉरी। काव्या सिसकते हुए रोती जा रही थी। वहीं आदित्य बहुत प्यार से काव्या के बालों को सहलाता है। थोड़ी देर बाद काव्या पूरी तरह शांत हो जाती है और आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। उसी वक्त आव्या उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। आदित्य और काव्या एक दूसरे के करीब लिपटे हुए थे। आदित्य की आंखें इस वक्त बंद थीं। आव्या दोनों को देख काव्या के ऊपर चढ़ते हुए आदित्य से लिपटकर बुलाने लगती है, पापा। आव्या आदित्य और काव्या के बीच में आ जाती है। आदित्य आंखें खोलकर उसे देखता है। आव्या के बीच में आने से काव्या रोते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे आपके साथ सोना है, प्लीज़ मुझे आपसे दूर नहीं जाना। आदित्य ये सुनकर आव्या को हटाने लगता है कि आव्या को कसकर पकड़ते हुए अपनी टिमटिमाती आंखों से आंसू निकालते हुए आदित्य को देखती है और पापा पापा बुलाने लगती है। आव्या के ऐसा करने से आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के सिर को सहलाते हुए कहता है, वाइफी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम यहीं सो जाओ ना, रैबिट बच्ची है, नहीं मानेगी। ये सुनकर काव्या रोते हुए ही कहती है, नहीं, मुझे आपके पास ही सोना है। आदित्य फिर एक कोशिश करते हुए आव्या को उठाने लगता है कि आव्या भी रोने लगती है। आदित्य आव्या के छोटे छोटे बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, रैबिट, मम्मा बीमार है ना, प्लीज़ आप उधर सो जाओ। आव्या पहले आदित्य को देखती है, फिर काव्या को जो रो रही थी। आव्या अब जल्दी से उठकर बैठ जाती है और आदित्य की दूसरी साइड जाकर लेट जाती है। आदित्य के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो आव्या के माथे को चूमकर कहता है, माई क्यूट प्रिंसेस। आदित्य बीच में लेट जाता है। काव्या तुरंत आदित्य से लिपट जाती है। वहीं आव्या भी आदित्य से लिपट जाती है। कुछ वक्त बाद अव्यान भी आकर आदित्य के ऊपर पेट के बल लेट जाता है। आदित्य सबके माथे को बारी बारी से चूम लेता है और तीनों ही आराम से सो जाते हैं। इधर रूमानी घड़ी को गुस्से से देख रही थी। रात के 10:30 बजने को थे, पर वंशज अब तक ऑफिस से नहीं आया था। रूमानी का जब से पैर ठीक हुआ था, वंशज ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा था। रूमानी इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगी थी। ऐसे ही 15 मिनट फिर बीत गए और कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वंशज फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आता है। रूमानी इस वक्त सोफे पर बैठी थी और वंशज को बुरी तरह से घूर रही थी।
वंशज बैग टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने एक हाथ से जूते को खोलते हुए फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ वो सब मैंने रेडी कर दिया है। सभी एम्प्लॉयज़ को कह देना कि 1 हफ्ते में मुझे सारे रिपोर्ट्स चाहिए। इतना बोलते ही वंशज फ़ोन को स्पीकर पर रखकर बात करने लगता है। बात करते हुए वो दोनों शूज़ को खोलकर साइड में रखता है, फिर कोट को खोलकर सोफे पर रखता है। तभी उसकी नज़र रूमानी पर जाती है। रूमानी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वंशज उसे देखते हुए ही कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल पर सेंड कर दूंगा। बोलते ही वंशज कॉल कट करता है। फिर रूमानी को देखकर कहता है, क्या हुआ रूमा तुम? वंशज के इतना कहते ही रूमानी वंशज से मुंह फेर कर बैठ जाती है और बेड की ओर जाकर लेट जाती है। वंशज पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाता है, फिर सिर उठाकर टाइम देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वंशज अपने सिर को मारकर धीरे से कहता है, ओह गॉड, मैंने तो रूमा से वादा किया था कि आज मैं उसे डिनर पर लेकर जाऊंगा। शिट, मैं ये कैसे भूल गया। वंशज और रूमानी को देखता है और फिर गहरी सांस लेकर उठकर रूमानी के पास लेटकर अपने हाथ रूमानी के कमर पर रखता है। रूमानी तुरंत वंशज के हाथ को झटक देती है। वंशज कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा लेट तक इंतज़ार किया तुमने मेरा। रूमानी बिल्कुल चुपचाप रहती है। वंशज फिर से कहता है, एक्चुअली रूमा, वो क्या हुआ ना, मैं आना चाहता था लेकिन ये दिमाग ने इस बात को निकाल दिया तो मुझे याद ही नहीं रहा। आजकल ना मैं सच में भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। एक काम करना, सुबह सुबह मेरे लिए बादाम का दूध बना कर रखना, तब मुझे सब कुछ याद रहेगा। बोलते ही वंशज अपने हाथ रूमानी के पेट पर रख देता है। रूमानी गुस्से से कहती है, अपना हाथ हटाओ। वंशज रूमानी को अपनी ओर पलटकर उससे कसकर पकड़ते हुए कहता है, यार तुम ना ज़्यादा गुस्सा मत दिखाया करो, गलती हो गई ना, अब माफ़ भी कर दो ना रूमा। वैसे भी अपने हैंडसम पति पर इतना गुस्सा थोड़ी करते हैं। बोलते ही वंशज मासूम सा चेहरा बना लेता है। रूमानी वंशज को घूरते हुए कहती है, हैंडसम, और तुम्हें देखकर तो कुत्ता भी भाग जाए। वंशज रूमानी को घूरते हुए कहता है, हेलो मैडम, मेरी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ, और याद रहे इसी चेहरे पर तुम फिदा हुई थी, तो इस हैंडसम चेहरे पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। रूमानी ये सुनकर तुरंत मुंह फेर लेती है। वंशज कुछ सोचते हुए मुस्कुराता है और तुरंत रूमानी के ऊपर आकर दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पुश करता है। रूमानी वंशज को अजीब नज़रों से देखने लगती है। वंशज रूमानी की गर्दन पे किस करने लगता है। रूमानी आंखें बंद करके कहती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वंशज रूमानी के कान को किस करके मधोशी भरी आवाज़ में कहता है, तुम गुस्सा रहो, उस वक्त रोमांस करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाय द वे, तुम्हें कैसा रोमांस चाहिए, सॉफ्टली, हार्डली या वाइल्डली? रूमानी शर्म से मुस्कुरा देती है और धीरे से कहती है, जैसा तुम चाहो। वंशज अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो तैयार हो जाओ, आज तुम्हें सोने की इजाज़त नहीं है। बोलते ही वंशज झटके से अपनी शर्ट को फाड़ देता है और रूमानी को किस करते करते बाइट करने लगता है। रूमानी को इन सब की बहुत पहले से आदत थी, जिससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उसके मुंह से मधोशी भरी आहें निकलती जा रही थी, जिसे सुन वंशज पागल सा होने लगता है। वंशज रूमानी के सारे कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर देता है। वंशज रूमानी को बाइट करने में खोया हुआ ही था कि रूमानी वंशज की पीठ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहती है, वंश, मुझे आज तुम्हारे प्यार को सॉफ्टली महसूस करना है, प्लीज़। उसके ये बोलते ही वंशज रूमानी को धीरे धीरे किस करने लगता है। रूमानी ये महसूस करते ही मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में रूमानी की मधोशी भरी सिसकियाँ पूरे कमरे में सुनाई देने लगती हैं और वंशज की हाँफती हुई सांसों के साथ कमरा पूरा इंटेंस लग रहा था। दिन बीतते गए। आज अव्यान, आव्या और ध्रुवंश का पहला जन्मदिन था। उसके साथ ही प्रीत की बच्ची का नामकरण भी था। सिंघानिया विला खुशियों से भरे पल को जीने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। आव्या पूरे कमरे में इधर से उधर चलती जा रही थी। काव्या उसके पीछे जाते हुए कहती है, परी परी मेरी बात सुनिए, रुकिए, मुझे आपको तैयार करना है। पर आव्या कहाँ रुकने वाली थी। वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ हंसते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। काव्या उसके पीछे अपने कान में ईयरिंग्स पहनते हुए जा रही थी। काव्या का चेहरा आव्या की वजह से परेशान दिख रहा था। काव्या के परेशानी भरे चेहरे को देख अव्यान काव्या की मदद करते हुए आव्या के आगे खड़ा हो जाता है। अव्यान को सामने देख आव्या दूसरी तरफ भागने लगती है, पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि जल्दी ही अव्यान उसे पकड़ लेता है। दोनों घुटने के बल गिर जाते हैं। आव्या खुद को छुड़ाने लगती है, पर अव्यान ने उसके पैरों को पकड़ा हुआ था। काव्या जल्दी से आकर अव्यान को पकड़ लेती है और अव्यान के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहती है,
थैंक यू मेरा बच्चा, अपनी इस शरारती बहन को पकड़ने के लिए। अव्यान काव्या को देखने लगता है। काव्या आव्या को उठाकर बेड पर बिठाती है और तैयार करने लगती है। काव्या आव्या को एक प्यारा सा येलो कलर का फ्रॉक पहनाती है। काव्या ने भी इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी थी, क्योंकि घर पर पूजा रखी गई थी तो इस वजह से सभी को येलो ही पहनना था। काव्या आखिर में आव्या को तैयार करके कहती है, मेरी प्यारी परी, अब कोई शरारत नहीं, ओके। बोलते ही काव्या आव्या को नीचे उतार देती है। आव्या अब चलते हुए अव्यान के पास चली जाती है। राठौर विला में अनन्या आईने के सामने रेडी होकर खड़ी थी। अनन्या ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी, बालों का बहुत अच्छी तरीके से जूड़ा बनाया हुआ था। वो आईने में खुद को देख रही थी, तभी नीलिमा बाहर से बुलाती है, अनन्या तैयार हो गई ना बेटा, चलिए जल्दी, हमें देर हो रही है। अनन्या दरवाजे की ओर देखकर जवाब देती है, जी माँ अभी आई। नीलिमा नीचे वेट करने का बोलकर चली जाती है। अनन्या कबर्ड से एक कुर्ता निकालकर बेड पर रखती है, फिर वॉशरूम की ओर देखते हुए कहती है, सुनिए, हमने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। प्रियंश की वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है अनन्या, मैं सीधा वहीं पर मिलता हूँ, मुझे लेट होगा, तुम माँ के साथ चली जाओ। वैसे भी मुझे अपनी क्यूटी पाई के लिए थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। अनन्या हाँ में जवाब देकर बाहर चली जाती है। हॉल में प्रियंश के दादा दादी शंकर और नीलिमा मौजूद थे। अनन्या सीढ़ियों से उतरकर हॉल में खड़ी हो जाती है। नीलिमा ऊपर की ओर देखकर कहती हैं, प्रिंस कहाँ है अनन्या? अनन्या जवाब में कहती है, उन्होंने कहा कि उन्हें लेट हो जाएगा तो हम लोग जाते हैं। इस पर नीलिमा जाने का इशारा करती हैं तो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अर्जुन के रूम में प्रीत येलो कलर की प्यारी सी साड़ी पहने हुए थी और अपनी बेटी को तैयार कर रही थी। अर्जुन जाकर बेड पर बैठता है, फिर अपनी बच्ची को गोद में उठाए माथे को चूमकर कहता है, जान, हमारी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। प्रीत अर्जुन के पास बैठती है और मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को छूते हुए कहती है, हाँ आप पर तो गई है, लेकिन इसकी आंखें मुझ पर गई हैं। इतना बोलते ही प्रीत अर्जुन के कंधे पर सिर रख लेती है। बच्ची इस वक्त सोई हुई थी। प्रीत सोचते हुए कहती है, आपने हमारी बेटी का क्या नाम सोचा है? अर्जुन बच्ची को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी बेटी का नाम दादी देंगी, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ और हमारे घर में ये रीत है कि बड़ों के बच्चे का नामकरण दादी करेंगी। प्रीत अब अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? प्रीत ना में सिर हिलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अर्जुन प्रीत के माथे को चूम लेता है तो मुस्कुरा देती है। अर्जुन, प्रीत और उसकी नन्ही सी बच्ची कमरे से निकल जाते हैं। रूहान के कमरे में स्वरा खड़ी थी और रूहान स्वरा को साड़ी पहना रहा था। रूहान नीचे बैठकर स्वरा की साड़ी को सेट कर रहा था। स्वरा नीचे देखते हुए कहती है, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। रूहान स्वरा को देखते हुए कहता है, सोना मुझे भी पता है कि हम लोग लेट हो रहे हैं। इतना बोलते ही रूहान उठकर खड़ा हो जाता है और स्वरा के आंचल को बनाने लगता है। इस दौरान स्वरा का फ्रंट दिख रहा था, जिस पर एक येलो कलर की ब्लाउज थी। स्वरा को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर अचानक रूहान की नज़र उस पर चली जाती है। रूहान स्वरा के फ्रंट को देखने में खोया हुआ कहता है, सोना तुम्हें नहीं लगता हमें बेबी के लिए रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत है? इतना बोलते ही वो उसकी कमर को पकड़कर खींच लेता है और सीधे उसकी गर्दन से होकर नीचे चूमने लगता है। स्वरा भी कुछ पल के लिए रूहान के साथ खो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है वो तुरंत रूहान को धक्का देकर कहती है, लेट हो रहा है और तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? मैं ना तुम्हें माँ के पास बता दूंगी। रूहान झट से स्वरा को फिर एक बार खींच लेता है और उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या बताओगी? यही कि मैं तुम्हें यहाँ किस करता हूँ, यहाँ किस करता हूँ? बोलते बोलते रूहान स्वरा के होंठ गाल हर तरफ पॉइंट कर रहा था। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, और क्या बताओगी कि तुम्हें बेड पर लिटाकर मैं तुम्हारे ऊपर। रूहान के इतना बोलते ही स्वरा तुरंत उससे दूर होकर रूहान के मुंह पर हाथ रख लेती है और उसका मुंह बंद कर देती है। स्वरा रूहान को हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या बोले जा रहे हो? थोड़ी भी शर्म नहीं आती? रूहान बिंदास सा बोलता है, करने में शर्म नहीं आती तो बोलने में क्या शर्म? इतना बोलते ही रूहान आई विंग करता है, जिसे देखकर स्वरा उसे घूरती है और कहती है, अब जल्दी साड़ी पहनाओ। रूहान मुस्कुराते हुए स्वरा को साड़ी पहनाता है और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। हॉल में रूहानी तनसज के पीछे जाते हुए कहती है,
तंस कहाँ जा रहे हो? तंसज अपने फ़ोन में बिजी होकर बोलता है। सॉरी रूह, बट अर्जेंटली मुझे ऑफिस जाना होगा। रूहानी तंसज को बुरी तरह से घूरने लगती है। तभी दरवाजे से अंदर आता हुआ अनुराग तंसज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार नज़रें फ़ोन पर नहीं अपनी बीवी पर डालो। देखो कैसे ज्वालामुखी बन गई है। अगर फट गई ना तो मेरा घर तुझसे ही बनवाकर ठीक करवाऊंगा। ये सुनकर तंसज रूहानी को देखता है। रूहानी गुस्से से उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। तंसज अपना सिर पकड़कर कहता है, यार ये बीवियां बिना बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हैं? अनुराग मुंह बनाकर कहता है, मुझे अगर पता होता ना तब तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता। मैथ के क्वेश्चन से ज़्यादा तो ये बीवियां समझ नहीं आती। कब नाराज़ हो जाएं और एक बार नाराज़ हो गई तो फिर उन्हें मनाने में पता नहीं कितने हफ्ते या महीने निकल जाते हैं। अनुराग की बात पर सहमति जताते हुए तंसज भी हाँ में सिर हिला देता है। तंसज को अब अनुराग अंदर लेकर चला जाता है, ये बोलकर कि आज अपने काम को छोड़ और बीवी को संभाल। सौरभ रुखसार के कान में धीरे से कहता है, मैं आदि के पास जा रहा हूँ। रुखसार हाँ में सिर हिला देती है तो सौरभ आदित्य को ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। रूमानी जो रुखसार के पास खड़ी थी वो रुखसार के कान में कहती है, क्या बात है रुखसा, सौरभ भाई तो तुमसे बिना पूछे कहीं जाते ही नहीं। रुखसार ये सुनकर शर्म से मुस्कुरा देती है। रूमानी मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, और एक मेरा वाला है जो आते साथ ही बिना मुझसे पूछे रोहान भाई के पास चला गया। इसे तो मैं घर पर बताऊंगी। बोलते ही रूमानी वंशज को घूरकर देखती है जो रूहान और सरा के साथ बात करते हुए हंस रहा था। अब तक सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे। तभी पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त का समय हो गया। प्रीत अपनी बच्ची को गोद में लिए इधर से उधर देखते हुए नीलिमा को देखकर कहती है, प्रिंस कहाँ है माँ? उसके ये बोलते ही बाहर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ दी। प्रियंश की आवाज़ सुनकर प्रीत उस ओर देखती है तो उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। प्रियंश आगे बढ़कर सीधा प्रीत के पास जाता है और प्रीत की बच्ची के हाथ को पकड़कर कहता है, हाय क्यूटी पाई। बच्ची अभी जाग रही थी। प्रियंश को देख वो मुस्कुरा रही थी। प्रियंश अब अनन्या के पास खड़ा हो जाता है। प्रीत अरुणी देवी की गोद में बच्ची को रखती हैं। सभी अब बच्ची का नाम जानने के लिए बेताब से हो जाते हैं। तभी अरुणी देवी बच्ची को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, अप्रीता। नाम सुनते ही प्रीत की मुस्कान और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अर्जुन को प्रीत का चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि प्रीत को नाम बहुत पसंद आया। अप्रीता भी मुस्कुराते हुए अपने हाथों को हिला रही थी। विशाखा मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ लगता है अप्रीता को आपका दिया हुआ नाम बहुत पसंद आया। अरुणी देवी ये सुनकर अप्रीता के माथे को चूम लेती हैं। उनके ये करते ही आव्या जल्दी से आकर खड़ी हो जाती है। अरुणी देवी आव्या को देखती हैं, फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुककर उसके माथे को चूम लेती हैं। श्रेष्ठा काव्या की ओर थोड़ा झुककर कहती है, काव्या तुम्हारी परी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटती। काव्या मुस्कुराते हुए आव्या को देखने लगती है। श्रेष्ठा काव्या को छेड़ते हुए कहती है, तुम भी शायद बचपन में ऐसी ही थी। काव्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मैं तो इससे भी ज़्यादा शरारती थी। पर तुम बताओ तुम्हारा बेटा किस पर गया है, ध्रुव पर या तुम पर? श्रेष्ठा मुंह बनाकर कहती है, सब कुछ उस बेशर्म के ऊपर गया है। बस जब ये बड़ा हो जाए तो ध्रुव की तरह ना बन जाए, वरना शादी से पहले ही सुहागरात मना लेगा। बोलते ही श्रेष्ठा बुरा सा मुंह बना लेती है, जिस पर काव्या हंसने लगती है। श्रेष्ठा की नज़र अचानक थोड़ी दूर पर खड़े प्रियंश और अनन्या पर जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब होकर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर श्रेष्ठा काव्या से कहती है, यार काव्या तुझे क्या लगता है प्रियंश के दिल में अब अनन्या ने जगह ले ली होगी या नहीं? ये सुनकर काव्या सामने की ओर दोनों को देखती है। अचानक ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अनन्या इतनी अच्छी है कि उससे कोई भी आसानी से जुड़ जाए, और दोनों तो एक कमरे में साथ रहते हैं। मुझे लगता है अब दोनों का रिश्ता भी कुछ हद तक बढ़ चुका होगा। शाम के वक्त पूरा हॉल गोल्डन और ब्लैक कलर की थीम में सजा हुआ था। घर के बड़ों ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी तो वहीं घर की बहुएं और बेटियों ने गोल्डन कलर की गाउन पहनी थी। लड़कों ने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट के ऊपर गोल्डन कलर की जैकेट पहनी थी। थीम के साथ सभी सोने की तरह चमक रहे थे। रूही, आव्या और अप्रीता ने प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी। आव्या के सिर पर प्रिंसेस की तरह ताज था जिसमें वो बिल्कुल क्वीन लग रही थी। आव्या इस वक्त केक के सामने खड़ी थी और उसके एक साइड अव्यान खड़ा था तो दूसरी साइड ध्रुवंश खड़ा था। फोटोग्राफर तीनों की बहुत प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक कर रहे थे। टाइम को देखते हुए एक नंबर वाली कैंडल के साथ बाकी कैंडल्स को काव्या जलाती है। उसी के साथ लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। लाइट ऑफ होते ही अनन्या कसकर प्रियंश को पकड़ लेती है।
पकड़ महसूस करते ही प्रियंश अनन्या को अपने सीने में छुपा लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम बस अपनी आंखें मत खोलना। अनन्या हाँ में सिर हिलाते हुए प्रियंश को कसकर पकड़ लेती है। तीनों एक साथ फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाते हैं तो हॉल में चारों ओर बस एक आवाज़ गूंजने लगती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। AAD सभी के पहले अक्षर से सभी को विश करने लगते हैं। कुछ वक्त में लाइट जलती है तो सबसे पहले अनु बलून फोड़ने की कोशिश करती है। सभी अब बलून फोड़ने में लग जाते हैं। अब बड़े भी बच्चों वाली हरकतें करने लगते हैं। अनुराग और वंशज तो उसमें सबसे फर्स्ट थे। खैर जो भी हो, पर बलून्स की आवाज़ से सारा सिंघानिया विला में ये पता चल रहा था कि आज अव्यान, आव्या और ध्रुवंश का बर्थडे है। शोर के बंद होते ही आव्या एक छोटा सा चाकू उठाती है। अव्यान और ध्रुवंश उसके साथ ही उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। उसी के साथ तीनों अपने पहले जन्मदिन का केक कट करते हैं। काव्या और श्रेष्ठा के कहने पर आव्या, अव्यान और ध्रुवंश सबसे पहले अरुणी देवी को केक खिलाते हैं। अरुणी देवी भी तीनों को बारी बारी से केक खिलाती हैं। अब आदित्य, काव्या, ध्रुव और श्रेष्ठा एक लाइन में घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अव्यान, आव्या और ध्रुवंश सबसे पहले आदित्य को केक खिलाते हैं। आदित्य थोड़ा सा खाकर तीनों को खिलाकर गले लगा लेता है और विश करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे। तीनों अब काव्या को केक खिलाते हैं तो काव्या तीनों के गाल पर किस करके बर्थडे विश करती है। ध्रुव के पास जाकर खिलाते हैं तो ध्रुव तीनों के हाथ को चूमकर कहता है, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। ध्रुव के ये बोलते ही आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाती है, जिसे देखकर ध्रुव हंसते हुए कहता है, तुम्हें बड़ा नहीं होना। आव्या फिर एक बार ना में सिर हिला देती है तो काव्या कहती है, बड़ी हो जाएगी तो शरारत करने पर पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए बड़ी नहीं होना चाहती। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तीनों अब श्रेष्ठा को केक खिलाते हैं तो श्रेष्ठा तीनों के माथे पर बारी बारी से चूम लेती है और गले लगाकर कहती है, हमेशा इसी तरह से साथ रहो। ऐसे करके ही अव्यान, आव्या और ध्रुवंश परिवार के हर मेंबर को खिलाते हैं। अब पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें बच्चे तो गानों पर नाचने लगते हैं, उनके साथ बड़े भी झूमने लगते हैं। प्रियंश काव्या को कुछ बोलकर ऊपर लेकर चला जाता है, जिसे अनन्या देख लेती है। कमरे में आते ही प्रियंश दरवाजे को बंद करता है। काव्या कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस लेकर प्रियंश को देखते हुए कहती है, क्या हुआ प्रिंस? काव्या के सवाल से प्रियंश नर्वस होने लगता है। उसकी नर्वसनेस को देखकर काव्या कहती है, आप ठीक तो है ना? प्रियंश अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो काव्या, वो मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। काव्या प्रियंश को गौर से देखते हुए कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें बताने के लिए इतने नर्वस हो रहे हैं? प्रियंश अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहता है, एक्चुअली मैं आपको बोलने के लिए नर्वस नहीं हूँ, मुझे वो अनन्या। इतना बोलते ही वो रुक जाता है। प्रियंश की अधूरी बातों को समझकर मुस्कुराने लगती है। प्रियंश काव्या को पीट करके कहता है, मैं आपको कैसे बताऊं काव्या, एक्चुअली मुझे लगता था कि शायद प्यार सिर्फ एक बार होता है, जो मिले या ना मिले हम उसी से ज़िंदगी भर करते रहते हैं। मैं आपसे प्यार करता था, शायद अभी भी करता हूँ, लेकिन अनन्या, जब से अनन्या के साथ मैं जुड़ा तो मुझे बहुत खास एहसास होने लगा है। मैं बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि अनन्या के बिना मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, जिसे मैंने आज तक कभी एहसास ही नहीं किया। ये सुनकर तो काव्या का मन खुशी से भर जाता है। प्रियंश जल्दी से काव्या की ओर मुड़कर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, काव्या, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं अनन्या को अपने दिल के एहसास को बताना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। बोलते ही प्रियंश थोड़ा परेशान सा हो जाता है। काव्या मुस्कुराते हुए प्रियंश के हाथ को थामकर कहती है, आपकी दोस्त किस काम की है, आप बस वैसा करिए जैसा मैं कहती हूँ। इतना बोलते ही काव्या प्रियंश को बताने लगती है। प्रियंश हाँ में सिर हिलाता जाता है, फिर अचानक थोड़ा दूर होकर कहता है, डायरेक्ट अनन्या को बोलना थोड़ा टफ हो जाएगा, एक काम करते हैं, पहले मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ। इतना बोलते ही प्रियंश काव्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अनन्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रियंश ना में सिर हिलाकर कहता है, ये शुरुआत एकदम बेकार है। प्रियंश फिर से ट्राई करता है पर होता नहीं। इस वजह से वो झल्लाते हुए कहता है, ये प्रपोज करना फिल्म की स्क्रिप्ट को याद करने से भी ज़्यादा टफ है। काव्या इस पर हंसने लगती है। प्रियंश को दुख देखकर काव्या उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, पहले आप अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कीजिए, उसके बाद गहरी सांस लेकर आंखें खोलकर अपने एहसास को जाहिर कीजिए। काव्या के बोलने पर
प्रियंश अपने दिल पर हाथ रखता है, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। आंखें बंद होते ही उसकी आंखों के सामने अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखने लगता है। ये देखकर प्रियंश के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं काव्या प्रियंश को देख रही थी। प्रियंश अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखते हुए कहता है, जिंदगी में हर किसी को किसी के साथ की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत बनकर तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने तुम्हारी कभी मांग की है, लेकिन अब हर दम बस तुम्हारी मांग करने की इच्छा है। पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना है। प्रियंश के इतना बोलते ही दरवाज़ा धीरे से खुलता है। उसी वक्त प्रियंश के मुंह से निकलता है, आई लव यू। काव्या सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। प्रियंश जो अपने इजहार में पूरी तरह से गुम था, वो भी दरवाजे की ओर देखता है तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से एकाएक निकलता है, अनन्या। सामने खड़ी अनन्या दोनों को अपने दर्द भरे चेहरे के साथ देख रही थी। वहीं उसी वक्त आदित्य भी कमरे में आने के लिए आता है तो वो भी सामने देखता है तो उसके भी फेस एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।